नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। हरियाणा में जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण देने के मामले में सरकार को झटका लगा है। हरियाणा सरकार के फैसले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 21 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जिस आधार को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है उस आधार पर कैसे आरक्षण दिया जा सकता है। साथ ही 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिए जा सकने के नियम का भी हवाला दिया गया। उधर मामले को लेकर सीएम मनोहर लाल ने उच्च अधिकारियों से बैठक की और 21 जुलाई के बजाय सरकार सोमवार को ही कोर्ट में अपना पक्ष रखने जा रही है। यह बात तय हुई इस बैठक में। वहीं विपक्ष हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद हमलावर दिखाई दे रहा है तो बीजेपी में एक बार फिर आरक्षण पर अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। जहां सांसद राजकुमार सैनी ने हाईकोर्ट की रोक का स्वागत किया, वहीं कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ ने कहा कि हमने एक्ट बनाया है और इसकी मजबूती से पैरवी करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या फिर अटक जाएगा जाटों का आरक्षण, और क्या सिर्फ टकराव टालने के लिए सरकार ने पास किया था विधेयक, तो सुप्रीम कोर्ट में रोक के बावजूद विधेयक लाना क्या सही था, और क्या कानूनी पहलुओं पर सरकार ने गौर नहीं किया। इन्हीं अहम सवालों पर एक खास पैनल के साथ होगी आज की बड़ी बहस। तो ये जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर नजर डालते हैं। पहला बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि क्या फिर अटक जाएगा जाटों का आरक्षण। दूसरा बड़ा सवाल जो इस बड़ी बहस में उठ रहा है वो ये कि क्या सिर्फ टकराव टालने के लिए सरकार ने ये विधेयक पास किया था कि फिलहाल टकराव टल जाए। तीसरा बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट में रोक के बावजूद विधेयक लाना कितना सही था, यह सवाल भी उठ रहा है। एक और बड़ा सवाल जो उठ रहा है कि क्या कानूनी पहलुओं पर सरकार ने गौर नहीं किया था जब यह आरक्षण दिया था, जब इस आरक्षण को पास किया, इस विधेयक को पास किया। जी, हरियाणा सरकार के जाट आरक्षण विधेयक में क्या था, सबसे पहले आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं संक्षेप में। हरियाणा कैबिनेट ने पास किया था जाट आरक्षण विधेयक। बिल में जाट समेत 6 जातियों को आरक्षण देने की बात कही गई थी। 10% आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान था। हरियाणा कैबिनेट ने पास किया था यह विधेयक। जी हाँ, बढ़ते आगे और अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस मामले पे आज किस तरह के बयान आए। ये आप देख सकते हैं कि जो तर्क दिए गए वो तमाम तर्क ये थे। हरियाणा सरकार ने जाटों के दबाव में आरक्षण दिया, ये इस याचिका में कहा गया था। एससी पहले ही जाटों को आरक्षण देने की नीति को रद्द कर चुका है, ये तमाम बातें कही गई थी इस याचिका में। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग एससी में जाटों के पिछड़ा होने का खारिज कर चुका है। एससी यानी सुप्रीम कोर्ट का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिए जाने के नियम का भी हवाला दिया गया। आखिर हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण को किस आधार पर खारिज किया, यह भी सुनिए। हमने शेड्यूल सी, जिसमें 6 कास्ट को इंक्लूड करके एक अलग से कैटेगरी बनाई गई थी, उसको हमने चैलेंज किया था। हमारा इसमें सीधा सा सिंपल सा कहना ये है कि जो शेड्यूल सी बना है वो केसी गुप्ता कमीशन रिपोर्ट के बेस के ऊपर बना है। केसी गुप्ता कमीशन रिपोर्ट ऑलरेडी रिजेक्टेड बाय द कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद एक फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट सच दिस कास्ट इज नॉट बैकवर्ड क्लास। नाउ बाय द इनेक्टमेंट ऑफ अगेंस्ट इन शेड्यूल सी, वो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट जो कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मानती है वे बैकवर्ड नहीं है, लेजिस्लेचर ने इनेक्टमेंट करके ये कह दिया, रिकॉर्ड कर दिया कि दे आर बैकवर्ड्स। नाउ देयर इज अ कन्फ्लिक्शन। मीनवाइल स्टे किए है रिजर्वेशन को, और 21 जुलाई से पहले हम अपना इसमें रिप्लाई फाइल करेंगे। हम अपनी जो ऑब्जेक्शंस हैं इसमें फाइल करेंगे। हमारा जो आरक्षण संघर्ष समिति है बेसिकली शुरू से ही वो इस पक्ष में रही है कि सरकार यदि रिजर्वेशन देना चाहती है तो रिजर्वेशन को 9 शेड्यूल में लेके आएँ, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑलरेडी डिसीजन है, चाहे इंदिरा साहनी का केस है या राम सिंह का जो सुप्रीम कोर्ट ने केस दिया है, ताकि उसके इफेक्ट से इसको बचा जा सके। वहीं कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई, जरा ये भी सुनिए। ट्रू कार्बन कॉपी हमारे उसकी है, ये कहा था। अगर यही करना था तो इतनी क्यों माल और जान का नुकसान करवाए इन्होंने। सिर्फ ये लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना जानते हैं। बड़ी बड़ी बातें कही, अब तो ये जवाब देंगे। तब तक हमने सारी कानूनी अड़चनें दूर कर दी हैं, अब ये जवाब देंगे। सरकार की मंशा तो सामने नजर आई गई है।
स्पष्ट रूप से, क्योंकि कभी भी ये जो जिस तरह से कार्रवाई हो रही कि इतनी आगजनी हुई, इतने लोग मरे, इतने क्या कहते हैं बेचारे लोगों की जान गई, चाहे वो जाट हों चाहे नॉन जाट हों, उनकी सारे के सारे दुकानें लूटी, सारा कुछ हुआ और अब जाके ये हो गया तो मतलब वहीं पे शून्य नील का नील बटा नील वाली बात आ गई। इन्होंने जो है कोई सर्वेक्षण नहीं किया। केसी गुप्ता की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने और सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन ने भी उसको रद्द कर दिया था। इसी बात पे आज स्टे हाई कोर्ट से मिला गया, क्योंकि जल्दबाजी में काम किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेड्स हैं उनसे आपको ओपिनियन लेके और कानून के दायरे में क्या बन सकता है, कानून के हिसाब से क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आपको आरक्षण देना चाहिए, वरना ये किसी कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा। राजस्थान के भी कोर्ट ने 3 बार सेटिस्फाइड किया और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में सेटिस्फाइड हुआ, अभी हरियाणा सेटिस्फाइड हो गया। जहां कांग्रेस जाट आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में हाईकोर्ट के इस रोक पर अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। कैसे, सुनिए। इस प्रकार से जोर जबरदस्ती से बंदूक की नोक के ऊपर पिछले दिनों सरकार को प्रेशर में डाल करके कि प्रदेश में पूरा खून खराबा और कर देंगे, जितना खून खराबा हुआ उसके दबाव में आरक्षण मिला था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना उनको पात्र नहीं माना था। उसके बावजूद भी जो ताकतवर लोग हैं अपनी ताकत का एहसास कराते हुए रिजर्वेशन कोई उनकी पात्रता नहीं थी। नहीं, ये किसी प्रकार से भी झटका नहीं है, क्योंकि ये एक्स पार्टी निर्णय है जिसमें सरकार का पक्ष अभी वहाँ सुना नहीं गया है। अब जब भी सरकार का पक्ष आएगा रखने के लिए, सरकार बेखूबी अपना पक्ष उसमें रखेगी। सरकार ने इसको संवैधानिक ढांचे में इसको खड़ा किया है। हमने इसको विधानसभा में पास कराया जो कांग्रेस ने नहीं किया था। हमने पिछड़ा आयोग बनाया हरियाणा में जो कांग्रेस ने नहीं बनाया था। गुप्ता कमेटी के अलावा हमने इस पर चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में जो एक कमेटी है उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ही रिजर्वेशन दिया गया है। मजबूत रिजर्वेशन है। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में किस तरह से अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं। राजकुमार सैनी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें प्रदेश के और दूसरे नेताओं की, उनका कहना है कि अभी सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और अभी ऐसी स्थिति नहीं है, हमने कानून बनाया, इसको हम इंप्लीमेंट भी करवाएंगे। इस तरह की बातें हो रही है। हमारे साथ एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है। आज की बड़ी बहस में हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक हैं मूलचंद शर्मा जी। मूलचंद जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ धर्मेंद्र आर्य साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। धर्मेंद्र आर्य साहब, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ यशपाल मलिक साहब, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मलिक साहब, आपका भी स्वागत। और साथ ही साथ रविंद्र ढुल हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से। रविंद्र ढुल, आपका भी स्वागत। और रामकिशन गुर्जर, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। रामकिशन जी, आपका भी स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत यशपाल मलिक साहब आपसे। मलिक साहब, आंदोलन हुआ, पूरे प्रदेश ने वो दौर देखा, उसके बाद आरक्षण देने की बात हुई, लेकिन फिर से वही स्थिति जो पहले थी, कोर्ट में मामला गया और वैसे ही मामला अटक गया। किसकी गलती? क्या ये फिर वैसा नहीं हुआ आपके साथ जैसे पिछली सरकारों में हुआ? रोहित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। जब ये बिल पेश हो रहा था, मैंने जब भी मना किया था, जो बिल बना था सांसद पीपी चौधरी ने बनाया था और उसकी कॉपी माननीय प्रधानमंत्री जी के और अमित शाह जी के पास भी होगी। हमने मना किया था कि केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट नकार दी गई, इसको इस बिल में शामिल नहीं करना एम ऑब्जेक्ट में। लेकिन इनके यहाँ जो वकील बैठे हैं, जो इस मानसिकता को लिए बैठे हैं कि जाट का रिजर्वेशन खारिज करवाना है, वो मुख्यमंत्री के इशारे पे ये काम कर रहे हैं या वो अपने इशारे पे मुख्यमंत्री को बहका रहे हैं, ये एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी है। तब जो बिल बना था, जो ओरिजिनल मूल बिल बना था, पहली तो जाट की ये मांग थी कि भाई जाट को BC B कैटेगरी में दिया जाए। उसके बाद इन्होंने ये समझा भाई हमारे पास मजबूरी है, हम BC B कैटेगरी और A को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन हम आपके रिजर्वेशन को लीगलाइज कर देंगे तमिलनाडु की तर्ज पर। आप ये देखिए कि 28 तारीख को उन्होंने बिल पास किया और 13 मई तक संसद का सत्र चल रहा था और इनके तमाम अधिकारी यहाँ सामाजिक न्याय मंत्रालय में आके गए। उन्होंने कहा मैं नाम भी कोड कर दूंगा। इनके चीफ सेक्रेटरी ने आदमी भेजे सामाजिक न्याय मंत्रालय में और उन्होंने कहा कि भाई आप लिख के तो भेजिए। इन्होंने 28 तारीख का बिल पास हुआ, उसको जानबूझ के तब तक देरी की जब तक संसद का सत्र ना खत्म हो जाए। 13 तारीख को संसद का सत्र खत्म होना था, जिससे वो संसद में पास ना हो और जिससे जैसे ही वो कोर्ट में जाएगा, केसी गुप्ता आयोग को अपनी तरफ से मुख्यमंत्री के कार्यालय से ऐड किया गया। जो वहां के एडवोकेट जनरल बैठे हरियाणा के, उन्होंने केसी गुप्ता आयोग को
मैं अगर सरकार चाहे तो इस पर बहस करने के लिए तैयार हूं। सरकार ने सेंट्रल लीडरशिप को भी बगैर भरोसे में लिए जाट समाज के साथ ये धोखा किया, और ये धोखा केवल जाट और गैर जाट की खाई पाटने का बढ़ाने के लिए किया गया। ये आज कितनी मतलब किस तरह का बयान जवाहर यादव जी दे रहे हैं कि हमने जो है अपना पक्ष ही नहीं रखा। अरे कोर्ट में तुम्हारे एडवोकेट बैठे हैं, तुम अपना पक्ष रखने नहीं गए, तुमने स्टे लगाने दिया, वह एक तरफा स्टे। आप ये देखिए कि जो एनसीपीसी की रिपोर्ट के खिलाफ जो सेंटर में रिजर्वेशन हुआ था उसके लिए भी स्टे मांगा था, उसका स्टे, क्योंकि वहां अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि हम आपके पास सबूत रखेंगे। अगर आज इनका अटॉर्नी जनरल अगर ये मन से साफ होते और वहां ये कहता जज को कि हम कल आपके सामने सबूत रखेंगे या परसों की हमें तारीख दे दी जाए, तो इस पे कोई स्टे लगने का सवाल ही नहीं होता। जज सुनवाई का मौका देता है, लेकिन जब इनके वकील वहां गए नहीं, इनकी जानबूझ के ये थी, ठीक है मलिक साहब, इस तरह एक मिनट, इसको जानबूझ के थी कि जाट को उलझा कर रखा जा। 5 जून से जो आंदोलन होने वाला, जो मुख्यमंत्री ने 22 फरवरी को वादे किए थे उस काम के लिए जाट को यहां फंसा दिया जाए, जिससे वो आंदोलन की भूलकर आरक्षण की चिंता करने लगे। न वो अपनी गिरफ्तारियों की, नाजायज गिरफ्तारियों की मांग करें, न जेल से छुटानियों की मांग करें। जिस तरह का व्यवहार ये सरकार कर रही है और जिस तरह का व्यवहार को लेके, इसके व्यवहार को लेके मोदी जी अब देश में घूमेंगे, उसका जवाब जाट समाज केंद्र की सरकार से मांगेगा कि क्या हमारे 18 भाइयों के हत्यारी सरकार के लोगों को उत्तर प्रदेश, लोगों को पंजाब और लोगों को उत्तराखंड में, इन लोगों को किस तरह का जवाब दिया जाए, हम उस बात की भी अब तैयारी कर रहे हैं। चलिए यशपाल मलिक साहब, आपने अपनी बात रखी। मूलचंद शर्मा साहब बताइए, जिसे कहा जाता है, कहावत है कि ना माया मिली ना राम, सब आपने आरक्षण भी दे दिया, पूरा प्रदेश जलते हुए हमने देखा, ये स्थितियां बन गई पूरे प्रदेश में। जलाने के लिए रोहित जी, मैं कहूंगा जलाने के लिए सांसद सैनी को डिप्यूट किया गया है 1 साल तक। ठीक है, ये दोहरा चेहरा, दोहरा रोल कर रहे हैं। सांसद सैनी की सेना को जलाने के लिए 1 साल तक, और उस पर अब मिट्टी का तेल डालने के लिए एक आयोग प्रकाश कमेटी बनाई, जिसने अधिकारियों को फंसा दिया, नेता बच गए। तो बताइए मूलचंद शर्मा साहब, मलिक साहब कह रहे हैं कि धोखा हुआ हमारे साथ, जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं हुए। इनका कहना है कि आरक्षण को लेकर मजबूती से पक्ष तक नहीं रखा आप लोगों ने कोर्ट में। तो बताइए साहब, क्या फायदा? रोहित जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मेरा एक बात कहना है, नरेश मलिक जी बड़े भाई हैं, पूरे विधानसभा में ये पास हुआ और कांग्रेस के लोग तो उसमें थे भी नहीं, बिल और का एक मैटर ध्वनि किसने से पलटा? इस आरक्षण को हमने पास करा जी, 1 मिनट, और उसको पास करा हमने, और प्रदेश में शांति अमन के लिए सब लोगों ने काम करा, और 36 बिरादरी के सभी सांसद, सभी एमएलए ने मिलकर ये काम करा, और न्यायपालिका में बिल चला गया, और न्यायपालिका में बिल जहां रहा उसमें सरकार अपनी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। ये नहीं है सरकार किसी के विरोध में है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती, किसी का विरोध करना चाहती है, ऐसा नहीं है। सरकार चाहती है कि जिनको आरक्षण दिया उनको आरक्षण मिले, और जो हमने बिल बनाया है इसको मजबूती हाई कोर्ट में हम सब लोग रखेंगे, और मेरे मित्र शांति बना के रखें। जो भी कमी है, मुख्यमंत्री जी देना चाहते हैं प्रदेश में आरक्षण, और हर आदमी चाहता है कि प्रदेश में जिनको आरक्षण उनको मिलना चाहिए, पर न्यायपालिका में अपनी सरकार अपना पक्ष रखेगी और जल्दी अपना पक्ष रखेगी। कोई इस तरह की बात सरकार के मन में, कोई इस तरह की पीड़ा नहीं है कि किसी को नहीं, लेकिन मूलचंद शर्मा जी, ये तो पहली सीढ़ी थी, पहली सीढ़ी में ही, लेकिन जिस तरह से गिर गया ये पूरा बिल आपका, आरक्षण पर अंतरिम रोक लग गई। मलिक साहब कह रहे हैं कि साहब धोखा हुआ हमारे साथ। जो बिल हमने बनवा के दिया था वो पेश ही नहीं किया गया, उस पर क्या कहना है इनका? जी मूलचंद जी। नहीं, जो मलिक साहब कह रहे हैं जो बिल बनवा के हमने दिया वो नहीं करा। हमारा ये कहना है कि जो बिल है, जिस तरह से भी आरक्षण प्रदेश में मिले उसके लिए सरकार तैयार है, और जो भी फॉर्मेलिटी पूरी होंगी उसे सरकार करेगी मिलके। और मलिक साहब को अभी आग लगाना, ये ठीक है, इस प्रदेश में भाईचारा, हमारा भाईचारा है। आज आप लोगों ने लगवाई भाई, भाजपा के कार्यकर्ता थे, भिवानी के फोटो में आपको दे दूंगा। आप क्या बात कर रहे हैं? आग आप लोगों ने लगवाई, हमने नहीं लगाई है।
आपके आप मलिक भाजपा साहब के कार्यकर्ता जिस भिवानी प्रदेश में हमला में करने गए। आप वोट की आप मलिक साहब सुनने का मादा रखिए, आप किसी की बात तो नहीं, सुनने का मादा क्या आप भाजपा सुनना नहीं का चाहते। आज क्या आपके सांसद नहीं है राजकुमार सैनी? नहीं भाई जी, ये बात नहीं है। आप नहीं, आप ये भी सुनने का बता रहे हैं नहीं क्यों मलिक हिचक साहब, रहे हैं? नहीं, आप सुन तो लीजिए। शर्मा जी, आपको हमने जनप्रतिनिधि अरे भाई, भेजा आप मुझे सही बात बोलने देंगे, बोलने नहीं के बोलने लिए। देंगे। आप जनप्रतिनिधि का काम करें। अरे मैं सही, आप मलिक साहब मेरी बात सुनिए। प्रदेश में जिन लोगों ने इस आंदोलन में जिसकी दुकान मकान फूंकने का और गोली चलाने का काम करा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में किसी आदमी को बख्शेगी नहीं। आप भरोसा रखिए, चाहे फोटो में है, बाहर है, भीतर है, उन सबका आप ये रखिए। अरे इस भाई, तरह का चाहे कोई बख्शेगी नहीं, एमएलए की तुमने बात तो है, ऐसा चाहे काम नेता कर की दिया जो बात है। देश में कहीं भी नहीं हुआ। देश में कहीं भी नहीं हुआ। छोटे अधिकारी को रगड़ दिया और तुम्हारे चहेते बड़े अधिकारी आईएएस और आईपीएस बच गए और तुम्हारे सांसद बच गए, तुम्हारे विधायक बच गए जिन्होंने इस आगजनी में काम किया। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, आपको रोक रहा हूं मलिक साहब और मूलचंद शर्मा जी, आपको भी रोक रहा हूं। बाकी नहीं, मेहमानों तो से भी एक प्रतिक्रिया नहीं, यहाँ पर लेना आपको जरूरी है। बढ़ेगी, अभी रिपोर्ट क्लियर हुई नहीं। आपको एक ही बात है, छोटे कर दिए। उनको क्यों अरे सस्पेंड रिपोर्ट कर दिया? क्लियर छोटे होने दीजिए। अधिकारियों को या रिपोर्ट क्लियर नहीं हुई, छोटे अधिकारी क्यों सस्पेंड कर दिया? ठीक है, उस डीसी और उस एसएसपी को क्यों नहीं किया सस्पेंड? नहीं, अरे सस्पेंड एक आम है, ये रूटीन वर्क है। सरकार रूटीन की- वर्क छोटे सरकार के लिए का है। बहुत से कोई थोड़ी आजाद नेता के लिए नहीं। सरकार के सांसद बहुत सैनी से को भी बहुत सस्पेंड से करना कार्य था। इसमें काम नहीं कर रहा। आप इसको आरक्षण से क्यों जोड़ते हैं? आप इसको मलिक साहब आरक्षण से मत जोड़िए। ठीक है, हम आज के विषय पर आते हैं। मूलचंद शर्मा जी, हम आज के विषय पर रहते हैं कि क्या जो बड़ा सवाल हमने बड़ी बहस में उठाया है, क्या फिर जाट आरक्षण लटक गया? क्या सरकार ने मजबूती से पक्ष नहीं रखा? और अगर जिस तरह के आज तर्क दिए गए, क्या उन तर्कों की धार को कुंद करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ नहीं किया गया? इन तमाम सवालों पर हम इस बहस को आज रखेंगे। आपके पास आऊंगा रामकिशन गुर्जर साहब, क्या प्रतिक्रिया साहब आपकी, क्या कहना है आपका? ये तो आप ही की, जैसे आपकी सरकार ने किया था, ये तो बीजेपी की सरकार ने भी वही कर दिया जो आपने किया था। नहीं, हमारी सरकार ने आरक्षण दिया था। नहीं, तो वो भी ऐसे ही था, कोर्ट में गिरने वाला बना के इन्होंने उसी की कॉपी को लेके इन्होंने। जी, आप मेरी अगर बात सुनेंगे। नहीं, मलिक साहब हालांकि कह रहे हैं कि आपका थोड़ा सा टिकाऊ था, कम से कम 1 साल तो चला। जब सुप्रीम ये कोर्ट वाला ने तो कुछ दिन भी नहीं चला, कुछ घंटे भी नहीं चला। अब लो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ। हाँ, वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को रद्द किया, उन बिंदुओं पे गौर किए बिना इन्होंने दोबारा उस जाट आरक्षण को लेके आए। ये अनुभवहीन सरकार है। इनकी देने की नीयत नहीं है। इन्होंने चुनाव के अंदर भी 154 वादे किए थे हरियाणा की जनता के साथ, और 1.5 साल का अरसा हो गया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। नहीं, आज के बाकी वादों पर नहीं जाएंगे, सब आज बात होगी हरियाणा के जो तमाम जाट थे जिनके साथ वायदा किया गया कि आपको आरक्षण देंगे, हम इस विषय पर रहे साहब। आज हम इधर उधर की बात ना करें, सीधी बात करें। हम तो आपको, ठीक है, आपने कहा कि जी नहीं, मैं उसी विषय, मैं वही बात कहना चाह रहा हूं कि इनकी नीयत नहीं है। ये झूठ बोलते हैं, बहकाते हैं जनता को। चलिए, खाली इनका जो मकसद है, वो मकसद की बात करना चाहता हूं मैं। आरक्षण के पीछे ये हरियाणा के लोगों को लड़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप भी सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आपने कम से कम 1 साल तो खींच दिया मामले को जैसे तैसे, लेकिन ये लोग कुछ घंटे भी नहीं खींच सके, ये आपका कहना है, यही आपकी तरफ से कहा जा सकता है। ढुल साहब, क्या कहेंगे आप इस पूरे मसले पर? देखिए रोहित, मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहूँगा जो कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता बताना नहीं चाहेंगे। अब देखिए, ये जो याचिका है मुरारी लाल गुप्ता वाली, जिसके ऊपर आज ये स्टे हुआ है, यह याचिका से 3 दिन पहले जस्टिस महेश ग्रोवर की खंडपीठ में लगी थी। वहां से इस मामले को जनहित याचिका वाले बेंच में भेज दिया गया था। अब आप देखें कि कम से कम पिछले 3 दिन से हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार की सीआईडी को और सबको इसकी कॉपी, याचिका की कॉपी उपलब्ध थी। सभी मीडिया वालों को इस याचिका की कॉपी उपलब्ध थी। आज यह मामला 107 पर लगा था जस्टिस सारों की डीबी में।
उसके बारे में भी सरकार को पता था। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाम को इन्होंने कंफर्म भी किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हमें पता था कि आज मामला लगा हुआ है, लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा नहीं था कि यह मामला स्टे हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी तक नोटिस नहीं हुआ था, इसलिए हम इसके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहते। अब आप एक चीज देखें, इनकी मंशा में बताना चाहूंगा कि एक गोरक्षा आंदोलन को लेकर के पीछे एक याचिका हाईकोर्ट में गई थी। रातों रात जैसे ही हाईकोर्ट से स्टे हुआ, रातों रात वह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया आपने। यहां पर आप क्या कह रहे हैं कि हम सोमवार को रिप्लाई फाइल करेंगे। क्यों जनाब, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसके अंदर जो स्टे हुआ है, स्टे के हटवाने का काम क्यों नहीं करेंगे? आप क्यों नहीं प्रयास करेंगे कि इसके लिए? ये इसलिए प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें पता था, ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं बना सकते थे। आपके पास में पिछले 5 दिन से समय था, इस याचिका की कॉपी थी, उसके बावजूद आपने इसका जवाब तैयार नहीं किया। आप इंतजार कर रहे थे ये मामला स्टे हो जाए और स्टे होने के बाद में, क्योंकि अब जो है ये मामला चला गया 21 जुलाई के लिए, इस बीच में जो है कॉलेज के एडमिशन भी हो जाएंगे, सब चीज हो जाएंगी। आप इस सत्र को तो चुपचाप निकालिए, आगे की आगे देखेंगे। इस प्रकार की दुर्भावना के साथ आज यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफिस ने, भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट जनरल ऑफिस ने पूरे हरियाणा की जनता को धोखा दिया है। और इस चीज के सबूत ऑन रिकॉर्ड आज शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने माना है हमारे संज्ञान में था, हमें पता था आज मामला लगा हुआ है। अगर आपको पता था, आपके सरकारी वहां पर 2 वकील बैठे हुए हैं मौके पर, क्या वो खड़े होकर के ये नहीं कह सकते थे माननीय महाधिवक्ता इसके मामले में कुछ बोलना चाहेंगे? आप क्यों नहीं बोलना चाहते थे? आपने स्टे क्यों हो जाने दिया इस मामले को? बिल्कुल बड़ा सवाल यहाँ पर ढुल साहब आपने उठाया हो जाने दिया मामले को क्योंकि आप चाहते थे कि कम से कम एक बार डालिए। बिल्कुल आपने बड़ा सवाल उठाया है कि जो महाधिवक्ता थे वो सवाल उठा सकते थे, कहीं ना कहीं बात रखी जा सकती थी, लेकिन वो बात नहीं रखी गई। यही वजह है कि मंशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। धर्मेंद्र आर्य साहब को भी इस चर्चा में मैं शामिल करना चाहूंगा। आर्य साहब, रविंद्र ढुल साहब आईएनएलडी के नेता, लेकिन बहुत अच्छे वकील भी हैं, उन्होंने तमाम अपने कानूनी पहलू भी उन्होंने बताया अपनी तरफ से, लेकिन इनका पक्ष हम बतौर आईएनएलडी के नेता के तौर पर इनका पक्ष हमने लिया। ढुल साहब ने जो बात की, मैं वहीं से सवाल को उठाऊंगा कि साहब भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी नहीं, जब सरकार का वहां पर रिप्रेजेंटेशन था, तो क्या सरकार अगर अपनी बात रखती तो स्टे को, जो इनका कहना है कि साहब 21 जुलाई तक जो रोक लग गई, जो अंतरिम रोक लग गई, तब तक एडमिशंस हो जाएंगी, यानी जो लाभ मिल सकता था इसका वो लाभ नहीं मिला, तो क्या इस अवधि को कम करने की कोशिश नहीं होती? और नहीं हुई तो इससे कहीं ना कहीं मंशा जाहिर हो रही है कि साहब आप शायद इस मसले को लेकर इतने गंभीर नहीं है। देखिए, दरअसल बात यह है, जब भी कोई पेटिशन कोर्ट के अंदर फाइल होता है तो उसकी एडवांस कॉपी जो है अपोजिट पार्टी को जाती है, यानी कि सरकार को जाती है। और उसके बाद जब वहाँ पर महाधिवक्ता मौजूद हैं और सब कुछ है, उन लोगों को चाहिए था क्योंकि मामले की संवेदना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यह मैटर बहुत सेंसिटिव है और जिस तरीके से विधानसभा ने कितनी तेजी के साथ, तन्मयता के साथ इस विधेयक को पारित किया था, तो उनको कम से कम वहां पर मौजूद होना चाहिए था। उनको कोर्ट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी क्योंकि एडमिशन प्रोसेस में है, और फिर जितना जल्द से जल्द इस मामले पर वो अपना पक्ष रखते और कोर्ट को रिक्वेस्ट करते कि हम कल ही जो है इसके जवाब फाइल कर देंगे, या कुछ 2-3 दिन का समय ले लेते और तब तक स्टे नहीं होने देते। अब ये स्टे हो गया है, तो दरअसल कहीं ना कहीं जो वहाँ के महाधिवक्ता हैं और बाकी एडवोकेट सरकार की तरफ से मौजूद थे उस कोर्ट के अंदर, उनकी चूक तो रही ही है। और उसके साथ साथ एक बात और भी है। देखिए, दरअसल बात यह है कि जो याचिकाकर्ता है उसने जो 2 ग्राउंड्स उठाए हैं। एक तो ग्राउंड जो उन्होंने ये किया है कि ऑलरेडी राम सिंह के केस के अंदर जो है केसी गुप्ता की रिपोर्ट को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुके हैं, और जो आधार उन्होंने बताया था कि जाटों का पिछड़े वर्ग में आने का, वो आधार जो है वो पहले ही रिजेक्ट हो चुका है। अब ऐसे हालात में अगर आप उसी केसी गुप्ता की रिपोर्ट को मुख्य आधार बना करके जो है आप विधानसभा के अंदर जो है इस बिल को पारित करा लेते हैं, तो ये बात तो फिर वही हो गई ना जो कि याचिकाकर्ता कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का रिवीजन है ये विधानसभा द्वारा ये जो विधेयक जो पास हुआ है,
और दूसरी बात उन्होंने जो उठाई है कि अन्य सुप्रीम कोर्ट पहले ही जो है एक बात कह चुके हैं कि रिजर्वेशन जो है किसी भी हालात में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये दो ग्राउंड वो लेकर के चलिए, बड़ी बड़ी देखिए, मैं पूरे बल्कि प्रदेश से कहूंगा बहुत बड़े साधारण शब्दों में अगर इस पूरे मामले को समझा जाए, बड़े समझने की जरूरत है कि केसी गुप्ता की जो आयोग की जो रिपोर्ट है, जिस इस रिपोर्ट को आधार बनाया गया इस बिल में कि साहब इस रिपोर्ट में कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये वही रिपोर्ट है जिसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि साहब फिर क्यों इस रिपोर्ट को आपने आधार बनाया आरक्षण देने के लिए? आपके पास वक्त था, हमने वो दौर देखा, इतना लंबा आंदोलन चला। मैं उस पर कहना चाहूंगा कुछ। जी जी मलिक साहब बोलिए, फिर ब्रेक के लिए भी रुकना है। सुप्रीम कोर्ट में जो केसी गुप्ता की रिपोर्ट जो हमने बिल बनवाने के लिए अपने प्रपोजल दिए थे, उसमें हमने नेशनल रूरल सर्वे का हवाला दिया था कि गांव में 4.71% ही ग्रेजुएशन तक पढ़े लिखे हैं, और तमाम आंकड़े हमने जो सामाजिक आंकड़े थे वे भी उसमें बिल में दिए गए थे। लेकिन जानबूझ के इनका एक परविंदर चौहान नाम का, मैंने उसको बैठ के कहा सांसद साहब के यहाँ कि भाई तुम जो ये अगर आधार शामिल नहीं करोगे, भाजपा के सीनियर सांसद ने ये कहा भाई आप इसको केसी गुप्ता की रिपोर्ट को हटा के और ये आंकड़े अगर आप शामिल करेंगे, जरूरत होगी तो मैं भी कोर्ट में आ जाऊंगा। मुख्यमंत्री के चारों तरफ एक गिरोह ऐसा बैठा हुआ है जो इस काम को होने नहीं देना चाहता, उनको डिसएस्टेब्लिश करना चाहता है, या वो खुद नहीं होने देना चाहते। मैं ये भी नहीं कहता कि वो गिरोह के इशारे पे हो रहा है, ऐसा एक गिरोहबंदी वहां पे है जो ढुल साहब ने कहा। मैं इनकी बात से 100% सहमत हूं कि सारी संवेदना होते हुए जी 28 तारीख को मार्च को बिल पास हो जाता है और पूरा लोकदल उसको समर्थन करता है, कांग्रेस छोड़ के चली जाती है, और लोकदल के समर्थन करने के बाद ये बिल पास हो जाता है, और उसके बाद 13 मई तक इस पे कोई कार्रवाई इसलिए नहीं करती कि संसद में जब मुख्यमंत्री से हम केवल इस बात पे सहमत हुए, इस ईमानदारी पे सहमत हुए थे, हम इसको BC-B में चाहते थे, 50% के अंतर्गत चाहते थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, तमिलनाडु पैटर्न पे हम आपको अलग दे देंगे और आप हमारी मजबूरी समझे, हमारी सरकार गिर जाएगी। 22 MLA दूसरे समाज के हैं, वे आपका विरोध कर रहे हैं। उन 22 MLA का नाम नहीं लिया इन्होंने जो ये कहा अभी लड़ाने का काम कर रहे हैं, जो भाई रामकिशन गुर्जर ने कहा, ये हरियाणा के बंटवारे का सिस्टम चला रहे हैं और इनकी कोई मंशा नहीं। मलिक साहब आपको रोकूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन इस सवाल के साथ सवाल बहुत अहम है। देखिए, सरकार ने आरक्षण दिया, इतना कुछ प्रदेश में, उसके बाद आरक्षण भी दिया, लेकिन इस आरक्षण, ऐसे आरक्षण देने का क्या फायदा जब वो फिर से कोर्ट में लटक गया, यानी ठीक वैसी स्थिति। तो इससे दो बातें हैं, या तो जो लोग इस पूरे मामले में पैरवी कर रहे थे वो गंभीर नहीं थे, या फिर मंशा पर भी सवाल उठते हैं। ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज जैसे ही अंतरिम रोक लगी तो उसके बाद बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। हालांकि अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उन्होंने एक बैठक बुलाई, बैठक बुला के उन्होंने कहा कि सोमवार तक हम जो है जवाब दाखिल कर देंगे अपना। एक तरह से एक्ट दिखाने की वहां से जरूर एक संकेत देने की कोशिश हुई, लेकिन जो बाकी लोगों की बयानबाजी थी वो बड़ी देखने लायक थी, बड़ी अजीब थी, दिलचस्प तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। सैनी साहब कहते हैं अभी भी अपने पुराने स्टैंड पर कि साहब बहुत अच्छा फैसला, इस पर रोक लगनी चाहिए थी। ओम प्रकाश धनखड़ साहब कहते हैं कि जमकर पैरवी करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस बार जमकर पैरवी करने से किसने रोका था? मूलचंद शर्मा जी, धनखड़ साहब कह रहे हैं जमकर पैरवी करेंगे, हमने एक्ट बनाया साहब, हम तो यही कह रहे हैं, सरकार हो आप ही सब कुछ बनाएंगे, लेकिन जमकर पैरवी करने से इस बार किसने रोका था? कोई है तो ऐसी शक्तियों के नाम जरूर बताइए। ना हमको पहले रोका, ना हमको आज रोके जी। और जितनी जल्दी सरकार ने इस बिल को पास करा, और कांग्रेस के जो मित्र कह रहे हैं वो उस विधानसभा से बाहर थे, और आपने कहा कि 22 MLA जो सरकार गिर जाएगी। हरियाणा प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 47 विधायकों ने मजबूती से एक मत से जाट बिल को पास करने का काम करा, और जो धनखड़ जी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, पैरवी करना सरकार का, जो सरकार ने आरक्षण दिया है और सरकार उसकी पैरवी करेगी। और धनखड़ जी ने कोई गलत थोड़ी कहा है, पैरवी उनका, हमारा सरकार को अपना पक्ष रखना है। और उस समय जब ये बिल बन रहा नहीं तो बड़ा सवाल यहाँ पर मूलचंद शर्मा जी ये उठ रहा है, किसने रोका था?
शर्मा जी आज किसने रोका था कि नहीं, इनको किसने रोका था उस समय जब नहीं, जिस समय मलिक साहब कहाँ गए थे, उस समय लोग कहाँ गए थे जिस समय बिल बन रहा है, बताते हैं क्योंकि इस बिल में कमी रहेगी। मैंने तो बताया मेरे वाला बिल को तो तुम्हारे लोगों ने चेंज किया भाई, करा लिया तो हमने करा लिया। अगर हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं बिल नहीं एक नहीं मलिक साहब बिल पास हो गया तो हमने करा दिया, सरकार ने करा दिया, ये क्या है? शर्मा जी आप जो कहते हैं शर्मा जी आज की पैरवी किसने रोकी? आप मेरी पूरी बात सुन ले। धमकी का प्रयास करना चाहते हैं? नहीं, आप क्यों कहते हैं मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द है? मुख्यमंत्री के एक शालीनता से मुख्यमंत्री ने एक मधुर भाषा में एक बिल पेश करने का काम करा। मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेश में जाट समाज को आरक्षण मिले। आप ये कभी कहते हैं मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है, मुख्यमंत्री इस पर ऐसे लोग लगे हुए हैं, ये क्या कहना चाहते हैं आप? आपको जिस समय बिल बन रहा था उस समय बिल जब तैयार हो रहा था किसने रोका था? अरे मैंने बताया सारी चीजें बताई गई थी, जानबूझ कर चेंज किया। मैंने बताया आप ही के सांसद ने एडवाइस किया था कि इसको न डालें, बताना चाहिए था। मैंने बताया शर्मा जी, आप लोगों को हाई कोर्ट शर्मा जी आप ही के सांसद ने एडवाइस किया था कि इसको न डाला जाए। आपने उस समय बैठ कर करना चाहिए था। आप मुख्यमंत्री के नहीं सुनिए, आप उस समय मुख्यमंत्री के दरवाजे पर आप लोग सारे गए, आपने मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाई, आपने कहा बहुत बढ़िया बिल पास हुआ, बहुत बढ़िया बिल के लिए जो कार्रवाई हुई। वो मिठाई वाले भी सामाजिक कार्यकर्ता आपके थे, राजनीतिक इस कमी नहीं अरे नहीं आप ही पार्टी के कार्यकर्ता आपको कहना चाहिए था इस बिल में कमी रह गई है जो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा हाई कोर्ट में, आपको कहना चाहिए था। इस तरह से नहीं है भी सैनी पे डाल दिया या मुख्यमंत्री के डाल दिया या अपने मुख्यमंत्री करना नहीं चाहते। अरे हम चाहते हैं प्रदेश में अमन हो, शांति हो, जो भाईचारे का पैगाम इस प्रदेश में हो, सबको आरक्षण मिले, सबका समान हो, सबका विकास हो। कांग्रेस के लोगों को धोखा देने से अमन शांति होती है क्या? प्रदेश की जनता ने इनको प्रदेश की जनता ने इनको शांति है क्या? कर दिया है। प्रदेश की जनता ने इनको बिल्कुल खाली कर दिया है। इन्होंने जो बिल बना था ये कहते हैं भाई इस बिल में कमी है, ये बिल इसको करिए। तो मेरा कहने का ये है कि रोहित जी प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा भाई आज नहीं, हम 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुख्यमंत्री अपनी बात से कहां भाग रहे हैं? सरकार का नहीं हम सवाल यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन मूलचंद जी जो मौलिक सवाल है, जो बुनियादी सवाल है वो ये कि साहब हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था, आधार मजबूत नहीं रखा आपने। अब स्थिति बहुत संवेदनशील थी, पे भी नहीं गए, आज तारीख पर नहीं गए, आधार की तो बात छोड़िए। अब तो स्थिति और संवेदनशील मसला है, तो संवेदनशील चीजों को संवेदनशीलता से निपटा जाता है। आज पार्टी थे, आप तारीख पर नहीं गए। रोहित जी उसको बताइए तारीख पे क्यों नहीं गए? रोहित जी मेरी एक बात सुनोगे? जी बोलिए आप रोहित जी मेरी एक बात सुनोगे? बिल्कुल मूलचंद जी अपनी बात रखें। सुनिए आपने जिस समय आरक्षण बिल बन रहा था और बिल की तैयारी सारे एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल सारे लोग थे, उस समय जितना इनने जाट आंदोलन में हरियाणा प्रदेश को रोड बंद करने का काम करा, पालक, उस समय सारा ध्यान उस बिल पे लगाया क्यों नहीं था? क्या मना करा था किसी ने भाई इस बिल में ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा या हाई कोर्ट में चैलेंज होगा? उस समय लोग कहां थे? उस समय लोगों को खड़ा होना चाहिए था। मैंने बताया कि बताई गई थी ये बातें, फेल हो गया। आप उसके बाद मैंने कहा मलिक साहब करने से पहले बताया गया था। आप मलिक साहब आप मेरी सुनिए, उस समय लोगों को कहना चाहिए था मुख्यमंत्री जी ये बिल पास नहीं होगा। और मलिक आप बात सुनना नहीं चाहते। मेरा कहना है कि उस समय जिस टेबल पे बात चल रही थी, चाहे जो नेता थे उस समय अपना पक्ष रखना चाहिए था। ये हाई कोर्ट में जाते इसको चैलेंज होगा, ये हो नहीं, टिक नहीं पाएगा। उस समय क्या है कि हम सब लोगों ने, जो लोग इसके बीच में थे, आरक्षण के करने वाले थे, उस समय सबको खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने किसने मना करा था? दूसरे साथियों को किसने मना करा था? इंडियन नेशनल लोकदल के लोगों ने कब मना करा था? आप न्याय की जो कानूनी प्रक्रिया उसमें नहीं जाएंगे, बताना चाहिए था सबको। और अब नहीं है तो अब आगे बताइए 21 तारीख को क्या करना है, उसमें बताइए क्या करना है सरकार को, क्या पक्ष रखना है। ये नहीं कि बार बार सरकार ने ये कर दिया, हम उत्तर प्रदेश से बता देंगे, मध्य प्रदेश में कर देंगे, पंजाब में कर देंगे। आप धमकी मत मारिए। हरियाणा प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने का काम करिए। हम सब न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और न्यायपालिका की जो कमी रहेगी उसको सब मिलकर हम पूरा करेंगे। ठीक है, ये नहीं है कि भाई हम ये कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं। ये वातावरण ठीक नहीं है। ठीक है, मलिक साहब जवाब दीजिए संक्षेप में, उसके बाद बाकी मेहमानों के बारे में कहना है। शर्मा जी आप ये बात सुन लीजिए
कि आपके मुख्यमंत्री कार्यालय को ये अवगत करा गया था और सामने आपका एडिशनल एडवोकेट जनरल बैठा हुआ था कि आप केसी गुप्ता को ऐड ना करके जो रूरल सर्वे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसको एम ऑब्जेक्ट में डालना। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के चारों तरफ जो गिरोह बैठा हुआ है, जो सही सलाह मानने नहीं दे रहा है, उसमें गलती किसकी है? मुख्यमंत्री इसका आकलन करे। जो आज हरियाणा सरकार के वकील सामने बैठे हुए थे, जैसे ढुल साहब ने बताया, पूरी बात सुन लीजिए आप, पूरी बात आप पूरी बात सुन लीजिए। जब ये बता रहे हैं कि 2 वकील आपके बैठे हुए थे चैम्बर में, वे अगर ये कहते कि सर कल तक स्थगित कर दीजिए, कल अटॉर्नी जनरल आके अपना जवाब दे देंगे, ऐसा इस दुनिया में हमने सुप्रीम कोर्ट में भी देखा। जब जाट आरक्षण चैलेंज किया गया कांग्रेस के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट को अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सर हम इसका जवाब दे देंगे, और 6 महीने की तारीख लग गई। आपके वकील अंदर बैठे हुए थे। इसमें मुख्यमंत्री, अगर कोई गलती मुख्यमंत्री आप कह रहे कि आप पाक साफ हो 47 MLA, तो ये जो अटॉर्नी जनरल है इसको हटा के कोई दूसरा बना लो, नहीं तो तुम्हें कहीं और डुबा देगा। ये डुबाने वाला आदमी बैठा है आपका। आप इस बात को समझने का प्रयास करें। आज अगर हरियाणा पूरा नीचा देख रहा है तो आपकी अटॉर्नी टीम जो है, जो आपके वकील हैं, वहां हजारों वकील बैठते हैं, काबिल वकील रख लीजिए, नहीं तो आपको डुबाएगा। हुड्डा साहब का जो वकील था उसने फर्जी रिजर्वेशन भी 1 साल चलवा दिया, और आपका 24 घंटे भी नहीं चलवा पाया। ठीक है, ये एक और बात इन्होंने सामने रखी। ढुल साहब, आपको इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा, क्या कहना है ढुल साहब आपका अब इस पूरे मसले पर? जिस तरह की स्थिति बन गई है, ठीक है, सरकार ने कहा कि साहब हम आरक्षण देने के पक्ष में हम आरक्षण देंगे, दिया, लेकिन अब अटक गया। तो कुल मिलाकर, और जिस तरह से भी बातें सामने आ रही थी, आप कह रहे हैं कि आप भी वहां मौजूद थे, तो कहीं ना कहीं उस संवेदनशीलता से इसे नहीं हैंडल किया गया जिस संवेदनशीलता से करना चाहिए। क्या कहना है आपका? देखिए रोहित, आप एक बात बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि संवेदनशीलता से हैंडल नहीं किया गया। मैं कह रहा हूं ये जानबूझ करके नहीं किया गया जी। सरकार को पता था जी, एडवोकेट जनरल ऑफिस को इस बात का पता था, डेलिबरेटली पता था। जब मेरे पास में एक दिन पहले पिटीशन है हाई कोर्ट के अंदर, आप बताएं कि कोई भी सरकार हो, पंजाब और हरियाणा दोनों सरकार की सीआईडी वहां पर काम करती है। सीआईडी के पास में 3 दिन से यह पिटीशन है। 4 दिन पहले यह मैटर एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में रेफर होकर के आया था। आप किसको ये बताना चाहते हैं कि आपको इस चीज का नहीं पता था? आपको पता था, आप जानबूझ करके वहां नहीं गए। आप देखिए कि पीआईएल बेंच जो है यह द्वितीय खंडपीठ है, माननीय हाईकोर्ट की द्वितीय खंडपीठ। इन सीनियर कोर्टों के अंदर अधिवक्ता, महाधिवक्ता ऑफिस के सबसे सीनियर अधिकारियों को बिठाया जाता है ताकि किसी भी संवेदनशील मामले को तुरंत हैंडल किया जा सके। उनके वे सीनियर अधिकारी जो वैसे हर बात में खड़े होकर के बोल रहे होते हैं, आज वे लोग चुप क्यों थे? इस चीज का जवाब मांग रहे हैं। क्या वे, जब ये मामला 107 पर आज कोर्ट में टेकअप हुआ, वे एक बार खड़े होकर के ये नहीं कह सकते थे कि लंच के बाद रखा जाए, माननीय महाधिवक्ता इस मामले में बोलना चाहेंगे कुछ? आपने तारीख भी लगने दी, तारीख भी पूरे 1.5 महीने की लगने दी। देखिए हाईकोर्ट को जैसा पिटिशनर या दूसरा वकील बताएगा वैसा ही हाईकोर्ट समझेगी। यदि आप संवेदनशीलता उनको बताएंगे तब उनको समझ में आएगी। उनको अपने आप से वो कुछ नहीं कह सकते। उनको पता है जब सरकार को इंटरेस्ट ले ही नहीं रही है तो आप तारीख डालिए, सरकार को लेना ही देना कुछ नहीं है। मैं आरोप लगा रहा हूं सीधा महाधिवक्ता दफ्तर के ऊपर। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना है कि हमें पता था इस केस के बारे में, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि स्टे हो जाएगा। किसको मूर्ख बना रहे हैं? आपको पता नहीं कि कितना संवेदनशील मामला है। इस मामले के अंदर कितना बड़ा एक तांडव हुआ है हरियाणा के अंदर। आप ये कहना चाहते हैं हमें पता नहीं था कि स्टे हो जाएगा? आप पहले खड़े होते जाकर के, आप कैविएट डालते। कैविएट एक प्रोसेस है। देखिए रोहित जी, एक प्रोसेस है। यदि आप किसी मामले में पहले चाहते हैं कि आपको नोटिस हो, आप कैविएट डाल सकते थे। आप कैविएट डालने से बचे। आज आप कोर्ट में आपके वहां पर ऑफिसर मौजूद हैं, वो खड़े होने से बचे। आपने स्टे हो जाने दिया और उसके बाद में इतनी लंबी तारीख ले जाने दी। मैं कह रहा हूं ये जान करके किया गया ताकि बच्चों के एडमिशन हो जाए, पूरा सेशन खत्म हो जाए। मैं आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। मूलचंद शर्मा जी जवाब देना चाहेंगे इस आरोप का? परविंदर ढुल साहब ने जो आरोप लगाए हैं बहुत गंभीर है, और बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर महाधिवक्ता कार्यालय इस तरह की बात कहता है कि साहब हमें अंदाजा नहीं था,
लेकिन ये अंदाजा लगाने के लिए तो पूरा इतना बड़ा ऑफिस बनाया गया जाता है सरकार की तरफ से। हालांकि ये सवाल तो सरकार को पूछना चाहिए, आप लोगों को पूछना चाहिए। नहीं, ढोल साहब जो बात करें ठीक करेंगे। जिन लोगों ने इस पैरवी में कमी छोड़ी है और जिन्हें सरकार की पैरवी करनी चाहिए थी इस आरक्षण के बिल पे, उन लोगों ने पैरवी, ढोल साहब का उन्होंने पैरवी नहीं करी। इसका समय लिया जा सकता था, कल का समय ले सकते थे, कोर्ट में पेश हो सकते थे। इन जो लोगों ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में जो लोगों ने करा और इस तरह की पैरवी जो इस आरक्षण के जाट आरक्षण बिल पे करी है, उसके लिए मुख्यमंत्री इसमें संज्ञान में लेंगे। अगर इस तरह की कोई कोताही अधिकारी ने किसी बरती है तो सरकार इसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो करनी चाहिए। और इससे मैं सहमत हूँ कि जब कोर्ट में मिले तो वो अधिवक्ता खड़ा होना चाहिए और अपनी पैरवी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पैरवी कोर्ट में सरकार के लोग इनको ये खड़े हैं पैरवी नहीं करेंगे। तो इससे पूरे हरियाणा प्रदेश में जो हालात गुजरे हैं, हरियाणा प्रदेश में भाई बिछड़ गया, दुकान लुट गई, बहन चलेगी, माँ चलेगी, व्यापार लुट गया, सब कुछ प्रदेश का भाईचारा का तांडव प्रदेश में मचा, एक दूसरे के दुश्मन हो गए और कोर्ट में केस हो पेंडिंग, उसमें अधिवक्ता खड़ा ना हो। ये तो इसके बारे में पता करेंगे कि इन लोगों ने कोताही बरती इसमें। बिल्कुल, तो बड़ी बात मूलचंद शर्मा जी कह रहे हैं यहाँ पर, नियत है, नीति है कि जी बड़ी बात मूलचंद शर्मा जी कह रहे हैं ढोल साहब कि अगर किसी ने कोताही बरती है जो कि साफ दिख रहे, तो उनका कहना है कि बिल्कुल संज्ञान लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ढोल साहब जी, संज्ञान लेंगे, कार्रवाई आप कर लेंगे, लेकिन जो नुकसान होना था वो नुकसान हो चुका है। आप ये बताएं कि जिन बच्चों का भविष्य पूरा सत्र उनका समाप्त हो गया, क्या कॉलेजों में एडमिशन हो जाएंगे? आप संज्ञान ले रहे हैं तो विधायक जी, तो आप उनको ये बोलिए कि कल जाकर के सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालें इस स्टे को वेकेशन के लिए, और ये कहें कि बच्चों के एडमिशन आ रहे हैं, बच्चों को एडमिशन में दिक्कत होगी। आप ये क्यों नहीं कहते? जवाब दाखिल करने से इसके अंदर स्टे नहीं हटेगा। स्टे आप देखिए कि जुलाई तक है, इस समय तक सभी कॉलेजों में एडमिशन हो जाएंगे और कुछ भर्तियां भी चल रही है, वह भर्तियां भी हो जाएंगी। आपके संज्ञान लेने से दो अधिवक्ताओं को हटाने से मात्र से यह समस्या नहीं सुलझने वाली है। लेकिन मूलचंद जी बात जो भी है, परविंदर ढोल साहब आईएनएलडी के नेता है, लेकिन जो सलाह दे रहे हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं आपको, यानी जो सलाह आपको महाधिवक्ता कार्यालय से मिलनी चाहिए वो आईएनएलडी के नेता आपको सलाह दे रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस स्थिति में मामला पूरा चल रहा है, कितनी संवेदनशीलता से हैंडल हो रहा है। गुर्जर साहब आपको चर्चा में लाना चाहूंगा, संक्षेप में क्या कुछ कहेंगे अभी जो स्थिति बन गई है, चर्चा के आखिरी दौर में हमें। रोहित जी जो ढोल साहब ने कहा, मुख्यमंत्री जी इसके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कल जाएंगे, 21 को सरकार जाएगी और जल्दी जो प्रदेश के लिए हालात हैं, जो हालात समान रहे और बच्चों के एडमिशन हो या दूसरे नौकरियों का मामला है, सरकार इसमें पूरी गंभीरता से है और सरकार एक एक बिंदु पर गंभीरता से देख रही है कि बच्चों के भविष्य का मामला है। पर ये सब प्रदेश के मेरी ढोल साहब से है कि हम सब मिलके इस पर जब सब मिलके काम करेंगे कि ये जाट आरक्षण जो लोगों को मिलना है उस पर सब मिलके काम करें। ये नहीं समझे भाजपा है, इनेलो है, कांग्रेस है या दूसरे दल है, सामाजिक संगठन है, हम सब मिलके इस पर काम करेंगे और आरक्षण का जो सरकार की मंशा है उस पर सब मिलकर काम करेंगे और जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट सरकार जाएगी। ढोल साहब के बढ़िया बात की है, वो बात माननी चाहिए हम सबको, उस पर सरकार पैरवी करेगी। चलिए, तो आपने कहा कि ढोल साहब ने अच्छी बात की है, उसको मानना चाहिए, यानी आप उनकी जो तमाम बातें उनको मांग रहे हैं। खैर मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि ढोल साहब को उस कार्यालय में रख लीजिए, ढोल साहब आईएनएलडी के नेता है, बड़े नेता है। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि चलिए मूलचंद शर्मा साहब इस बात को मान रहे हैं। यहाँ पर आपको आर्य साहब लेकर आना चाहूंगा। आर्य साहब क्या कहेंगे आप? धर्मेंद्र आर्य साहब, देखिए दरअसल बात यह है, पहले ही मुख्यमंत्री साहब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा है कि अब इसके लिए हम वो कार्रवाई करेंगे। हमारी जो मंशा थी बिल पास कराने की, हमने बिल पास किया और जाटों को रिजर्वेशन मिलेगा और सरकार जो भी कर सकती है इस
रोक को हटाने के लिए वो पूरा का पूरा कार्य करेगी। ऐसे में यशपाल मलिक जी, अब जरूरत है आप जैसे लोगों की, जो कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सरकार का पूरा पूरा सहयोग देंगे। पहले जो बात आज टीवी चैनल पे बैठ करके कह रहे हैं, अगर यही बात आपने पहले उठा ली होती और पहले आप इसको पास ना होने देते और वहां पर रोक लगा देते और आप साफ कह देते कि ये आधार ठीक नहीं है, ये जो आधार है इस तरीके से आधार को बनाया जाए ताकि कल को जब बिल पास हो जाता है, और ये चैलेंज तो होना ही था, चैलेंज हो तो, लेकिन क्या है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी जाता है तो वहां पर भी आप जस्टिफाई कर पाए कि जो हमने बिल पास किया ये सही पास किया। अब क्योंकि मुख्यमंत्री साहब और बाकी मंत्री सारे इस बात को कह रहे हैं कि जो भी संभव होगा हम वो प्रयत्न करेंगे और हम इस रोक को बाकी राजकुमार सैनी साहब को छोड़ के मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। राजकुमार सैनी साहब पहले भी नहीं थे, पहले भी वो अगेंस्ट बोल रहे थे, आज भी अगेंस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, सब चर्चा के आखिरी दौर में वक्त कम है। जैसे आर्य जी आपने कहा, हम लोगों ने इसमें जो सहयोग और जो गलतियां थी वो बता दी गई थी केसी गुप्ता आयोग की, मैंने आपके सामने कहा, और उसकी कॉपी पार्टी जाके देख ले, अमित शाह जी के यहाँ रखी है, उसमें केसी गुप्ता आयोग का जिक्र ही नहीं था जिस पर स्टे हुआ। दूसरी बात, मूलचंद शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, और मैं तो कहता हूँ इनकी बात हरियाणा की सरकार को मान लेनी चाहिए। इनके यहाँ इतने अयोग्य आदमियों की फौज भर दी गई है जो बार बार गुमराह करती है, मुद्दे से गुमराह करने का प्रयत्न करती है। और मैं बहुत अच्छा इनको ये कहूँगा कि इन्होंने ढुल साहब की बात मानी, और ढुल साहब ने एक बात और कही कि जब सुबह स्टे होता है रात को सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो क्या इसमें सोमवार को जाने की कहां से बात आ गई? कल आ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, और बगैर सुप्रीम कोर्ट में जाए ये स्टे वैकेंट नहीं होगा। इसको ये कहे कि एक तरफा स्टे लगाया, स्टे को वैकेंट किया जाए और उनकी बात पूरी सुनी जाए। सुप्रीम कोर्ट इस स्टे को वैकेंट कर सकता है, क्योंकि इसी बात पे वैकेंट कराया कि जी इसकी प्रॉपर हियरिंग होने तक हमें स्टे खारिज किया जाए। ये जो बातें आपको बताई गई विपक्ष में होते हुए भी बहुत संवेदनशील बातें हैं ये, और हम लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन मैं मूलचंद शर्मा जी से एक निवेदन और करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जो वादे किए थे उनको आज भी उनके अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। और जिस तरीके से 22 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी के यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिस वादे पे जाट आरक्षण आंदोलन स्थगित हुआ था, मेरी आपसे विनती है मूलचंद शर्मा जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के कल मुख्यमंत्री से हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के मिले और कहे कि उन वादों को पूरा करें। लोगों को राजनीतिज्ञों पे विश्वास होना चाहिए। लोग मोदी जी को इसलिए लेकर आए कि उनकी बातों पे विश्वास करके लेकर आए। अविश्वास की स्थिति आप हरियाणा में पैदा कर रहे हैं। इस बात को भी आप मुख्यमंत्री को बताएं, जो वादे उन्होंने 22 फरवरी को किए थे उस पे पीछे ना भागे। रोहित जी बिल्कुल मूलचंद जी, संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए, आपका फाइनल कमेंट। मेरी एक विनती है जी, संक्षिप्त में, सरकार बिल्कुल गंभीर है अपने वादे। मेरी एक विनती है, प्रदेश में सभी लोग शांति बनाकर रखें, भाईचारा बनाकर रखें, और सरकार गंभीर है। सरकार जाट आरक्षण पे सुप्रीम कोर्ट तक जहां तक जाएगी कार्रवाई करेगी, और प्रदेश में हर एक को अपना अधिकार मिलेगा। पर जो ये सब पार्टियों से विनती है, जो भड़काऊ भाषण है, एक जात पात का नारा है, एक भाई भाई से लड़ाने का काम है, इस पे थोड़ा लगाम लगाने का काम करें, यही मेरी विनती है। और मुख्यमंत्री ने जो वादा करा है, एक एक वादे को प्रदेश ठीक है, सब लोग इसके लिए तैयार है मूलचंद जी। हम भी यही चाहते हैं प्रदेश का माहौल दुरुस्त रहे, सब लोग यही चाहते हैं। बल्कि विपक्ष आपको सलाह दे रहा है। रविंद्र ढूल साहब ने इतनी सारी सलाह दे दी, मुझे तो लगता है कि इतनी सलाह बतौर वकील इन्होंने दे दी कि अब इन्हें चार्ज करना चाहिए आपसे, इनको फीस लेनी चाहिए आपसे, जितनी सलाह ढूल साहब ने भी आपको दे दी। नहीं, वो इन लोगों के साथ समाज के भी आदमी अच्छी सलाह दे रहे जी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। गुर्जर साहब, आपका फाइनल कमेंट बिल्कुल संक्षेप में, वक्त कम है। रामकिशन जी, क्या कहना अब आपका इस पूरे मामले में? आपको क्या लग रहा है स्थिति परिस्थितियां देखते हुए? जो यहाँ पे चर्चा हुई उसमें जो शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, शर्मा जी ने जब सरकार की तरफ से गलती मान ली तो मैं समझता हूं कि उसके बाद कहने को कुछ नहीं बचता। उन्होंने खुद गलती मानी है कि हमसे गलती हुई है और हम इस पे गलतियों को दूर करेंगे। चलिए, तो मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने ये मुद्दई कहा है को चुस्त होना चाहिए। सलाह का स्वागत किया ढूल साहब के खिलाफ एक्शन लेगी। जी जी, अभी जो आप बात कह रहे थे बिल्कुल, और जो मलिक साहब ने और हमारे भाई ढुल साहब ने जो सुझाव दिए हैं उन पे सरकार को अमल करना चाहिए।
दुल साहब बिल्कुल संक्षेप में फाइनल कमेंट, वक्त बहुत कम है, क्या कहेंगे आखिर में? जी मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, यदि भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र सही है तो कल जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाएं आप और जाकर के स्टे वेकेट कराएं, नहीं तो हरियाणा को जिस प्रकार का इन्होंने धोखा दिया है उसके लिए हरियाणा इनको कभी माफ नहीं करेगा। मलिक साहब बिल्कुल फाइनल कमेंट आपका, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त कम है। मैं इस बात से सहमत हूँ, इन्हें सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए और जो इनके चारों तरफ को धोखेबाज लोग फंसे हुए हैं उनको भी बाहर करना चाहिए, जिन्होंने बिल को बदलवाने का काम किया। इस पर पूरी मुख्यमंत्री अगर ईमानदार है, भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है, जो डुल साहब ने कहा, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। इन्हें बिल्कुल सही तथ्यों पे जाके और उन लोगों को अपने चारों तरफ से हटाना चाहिए जो वहाँ जाति का बीज बोना चाहते हैं, जातीय दंगे प्रदेश में कराना चाहते हैं, और जिन लोगों ने ये दंगे कराए उनको जेलों के अंदर होना चाहिए। वो बाहर घूम के भाषण दे रहे हैं, बंदूक की नोक बता रहे हैं। जी चलिए, मलिक साहब भी का भी ये कहना है कि वो ढुल साहब से 100% सहमत हैं। ढुल साहब से आज सारे ही 100% सहमत हैं, मूलचंद शर्मा जी भी सहमत हैं। ये बात अलग है कि फीस की बात यहाँ पर नहीं हुई। बहरहाल ढुल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मूलचंद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यशपाल मलिक साहब शुक्रिया। रामकिशन गुर्जर साहब आपका शुक्रिया। धर्मेंद्र आर्य साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस उम्मीद के साथ कि प्रदेश का माहौल बेहतर रहे और जो वायदा सरकार ने किया उस वायदे को पूरा करे, और अगर कोई लापरवाही बरती गई तो बिल्कुल उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऐसा संदेश जा रहा है कि कहीं यह स्थिति ना हो जाए कि ना माया मिली ना रात। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।